पेपर दे सके। आपके बड़े भाई का देहांत हो जाता है, कुछ रुपए नहीं थे कि उनका जाके इलाज करवा। दवा का अभाव था, इलाज का अभाव था। पर कई लोगों को देखिए थाल पे सजा सजाया मिल रहा है। देहाती कहावत है, ये कभी कभी शर्म भी शर्मा जाती। गरीबों को 5 किलो अनाज जो मुफ्त दे रहे हैं, यह योजना मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से आता है। लेकिन परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेता को शर्म नाम का कोई चीज नहीं, नैतिकता का कोई चीज नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं। युवाओं में जज्बा भी है, जुनून भी, और मोदी जी पर भरोसा भी। देश के प्रधानमंत्री तारीख का भी घोषणा किए, रामलला को लाए भी और मंदिर भी बना। नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आज के पॉडकास्ट में जो हमारे साथ खास व्यक्ति मौजूद है, उनके बारे में सबसे पहले जो बात हम आपको बताएंगे वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी खेतिहर मजदूर थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत बुरे दिन देखने पड़े, जिनके भाई का देहांत बीमारी से हो गया क्योंकि पैसे की कमी थी। आज वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और आज वो हमें ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये मुफ्त राशन योजना है, जो ये आयुष्मान कार्ड है, सच में इसने कितना बड़ा सामाजिक बदलाव कर दिया है। शुरुआत से बातें रखेंगे और उससे पहले स्वागत कर लेते हैं कृष्ण नंदन पासवान जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर, आज आप आए हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि जब हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे तो जो बातें निकली मेरे दिल को छू गई। मतलब एक ऐसा लड़का जिसका घर मिट्टी का घर है, झाड़ झंखार है चारों तरफ, ना आपको ये पता है कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का कोई साधन सही से है नहीं। मतलब वो कैसा दौर था, कैसा परिवार, घर परिवार कैसा था। और जिस इलाके से आप आते हैं, पूर्वी चंपारण से जहाँ से आप आते हैं, और डुमरा गांव है आपका। डुमरा। थोड़ा पहले आपके परिवार के बारे में बताइए, क्या था वो माहौल? देखिए अर्पिता, ये पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड में एक छोटा सा देहात में गांव है डुमरा जी, जहां 1965 में मेरा जन्म हुआ जी। शुरू से मेरे माता पिता दोनों खेतिहर मजदूर थे। दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे और लालन पालन हम 5 भाई बहनों का किया करते थे। मैं भी होश संभालने के बाद माता पिता के साथ खेतों में काम किया, सहयोग किया, मजदूरी किया, और जो समय बच जाते थे सरकारी स्कूल में कभी कभी जाकर वो पार्टी और स्लेट लेकर कभी कभी पढ़ने भी जाते थे। वो वाली पार्टी, मतलब कॉपी किताब भी नहीं? नहीं, वो लकड़ी का एक पार्टी होता था, लकड़ी का फट्टा, काठ का बना हुआ। अच्छा। और मिट्टी का भट्ठा होता था। हाँ। तो मिट्टी का एक ढेला लेकर और काठ का पार्टी लेकर हम सरकारी स्कूल में जाते थे। फिर 5 दिन माता पिता के साथ 4 दिन 5 दिन मजदूरी किए। फिर कभी आया मन में, फिर मजदूरी छोड़कर इस सरकारी स्कूल में जाते थे। इसी तरह मेरा जीवन बीतते गया। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार में काम हुए उसमें जो 2 सबसे बड़े काम आते हैं, और आपकी बात से जिनको मैंने कनेक्ट किया है, मुझे जो समझ आया है कि जो ये मुफ्त राशन योजना कब किसी ने उस दौर में शुरू की होती, देखिए, तो आप भूखे ना सोते, आपके माता पिता को ये चिंता ना होती कि मेरे बेटे को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बीमार पड़ेगा तो इसका इलाज कैसे होगा। अगर मोदी जी ने जो आज किया है, किसी ने किया होता, पर किसी ने किया नहीं। काश अगर मोदी जी उस समय होते, मोदी जी जैसा कोई नेता होता, तो सैकड़ों रात अन्न के अभाव में हम और हमारे परिवार के साथ सैकड़ों परिवार गांव के अंदर सुबह में सूचना मिलती थी कि अन्न के अभाव में अमुक अमुक घर रात में इसी तरह सो गया, चूल्हा में उनके आंच नहीं जुड़ा, माने आग नहीं धन की। और आज मोदी जी गरीबों को 5 किलो अनाज जो मुफ्त दे रहे हैं, यह योजना मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से आता है। आज कम से कम गरीबों के पेट में
अन्न तो मिलता है, भूखे कोई सो नहीं पाता है। मोदी जी एक द्वितीय गॉड के रूप में गरीबों के लिए इस धरती पर पैदा लिए। देखिए हमारे दर्शकों, आजकल आप खबरों में देखते होंगे, बहुत सारे चुनावी मंचों से भी सुनते होंगे, बहुत सारे विपक्ष के लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमको नहीं चाहिए मुफ्त राशन, क्या हो जाएगा इस 5 किलो के राशन से। तो शायद अगर आप इनको सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक वक्त वो ऐसा भी आपके जीवन में था कि मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई, आप पेपर नहीं दे पाए थे क्योंकि पैसे की तंगी थी। आपके बड़े भाई का देहांत हो जाता है क्योंकि आप कुछ रुपए नहीं थे कि उनका जाके इलाज करवा। हाँ, और पिताजी जब मैंने मैट्रिक पास किया तो इंटर में किसी तरह मैंने मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी में नामांकन दूसरे के सहयोग से हुआ। लेकिन जब बीए फाइनल का एग्जाम देना था तो घर में तो अन्न नहीं था, जो मैंने कई एक रात उपवास हुए थे और पैसे नहीं थे पॉकेट में कि हम मोतिहारी जाकर आप पेपर दे सके। पैसे नहीं थे उस समय में। हमको याद है कि बड़ भाई टीबी की बीमारी से ग्रसित थे, दवा का अभाव था, इलाज का अभाव था और घर में इतनी फटहाली स्थिति थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो गरीबी और पैसा की अभाव और भाई की बीमारी ने मुझे बीए का पेपर नहीं दे पाए हम अभाव में। और मुझे याद है कि आज जो आयुष्मान भारत योजना से माननीय प्रधानमंत्री जो गरीबों के लिए 5 लाख रुपया इलाज के लिए दे रहे हैं, काश अगर उस समय में ऐसी योजना होती तो मेरे बड़े भाई टीबी के बीमारी से और दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल। ना सिर्फ आयुष्मान कार्ड बल्कि हमने देखा है कि कई ऐसे देखा है प्रधानमंत्री जी ने दवाइयों के जो दाम है कुछ ऐसे खोले गए केंद्र जहां पर बेहद कम दामों में, सस्ते दामों में दवाइयां मिल रही हैं। तो जो 2047 का मिशन है, अभी चर्चा कर लेते हैं। 2047 तक अगर देश की बात करें, बिहार की बात करें, पहले का बिहार जो है था, जो जंगल राज था बिहार में, उस दौर को आपने भी देखा है। तो उस दौर से निकालने के लिए 2047 तक का जो मिशन है, बिहार को आप कितना आगे देख पाते हैं 2047 तक मोदी जी के रहते? देखिए 2005 के पहले आम जनता में भय का माहौल था, आतंक का माहौल था। उस समय आप सुने होइएगा कि अपहरण का एक उद्योग खुला हुआ था। बड़े बड़े व्यवसायिकों को अपहरण की करके और लाखों करोड़ों रुपया वसूली की जाती थी। आए दिन हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे घटना आम हो गई थी और लोग घरों में 5 बजते बजते लोग घरों में दुबक जाते थे, घर से निकल नहीं पाते थे। हम देखे हुए हैं घटना को। लोग कहता था कि अरे शाम होने वाला है, 5 बजने वाला है, भागो 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 भागो। अगर कोई भूल से कोई माता बहन अगर 5 बजे के बाद कहीं रास्ता पर मिल गई तो घटनाएं कल होके पेपर में निकलता था कि उनकी बलात्कार हो गया, उनकी छिनैती हो गई, उनके नाक में एक सोना का टिप्स था वो भी निकाल लिया गया और मोटरसाइकिल का राहगीर मोटरसाइकिल छीन लिया गया। इस तरह का भय का वातावरण था। तो लोगों ने कहा कि जंगल राज है। तो जहां नक्सली इलाके, जहां लोगों को जाने से डर लगता था, वहां मोदी जी ने योजनाएं तक पहुंचा दी, बिजली पहुंचा दिया है, सड़क पहुंचा दिया है। तो ये सब जब आप देखते हैं अपनी आंखों को, आपने हर दौर को देखा है, क्या मन में आता है आपके? देखिए उस समय में दूसरे राज्य में जब हम जाते थे 90 के 5 के पहले, तो बिहारी कहलाने में शर्म आती थी। अच्छा। अगर भूल से अगर कह दिए कि कहाँ के रहने वाले हैं, कह दिए बिहार के, तो वहां तिरस्कार की नजर से, घृणा की दृष्टि से लोग देखते थे। लेकिन 2005 के बाद तो एक माहौल सा बना और आज कह सकते हैं मोदी जी का नेतृत्व में जो बिहार गठबंधन सरकार चली
तो आज बिहार भारत के मानचित्र पर एक स्थापित बिहार, चमकता बिहार, धमकता बिहार आज स्थापित हुई है, कीर्तिमान स्थापित की है। और आज हम दूसरे राज्य में जाते हैं अब के समय में, तो बिहारी कहना मेरे लिए गौरव की बात है। लोग कहते हैं बिहार से आए हैं, बिहार से आए हैं, बिल्कुल बिहार से आए हैं जी। और आप मोदी जी पर बिहार वासी भरोसा किया है। हम समझते हैं कि 5 बरस आने वाला बिहार भारत को एक दिशा देने वाला बिहार बनेगा। बिल्कुल। बिहार में एक और जो बड़ी चीज है परिवारवाद की, देखिए आप बड़े संघर्षों से निकले नेता है। हमने जितना आपके बारे में जाना है लोगों से, तो कुछ लोग हमें बता रहे थे कि एक वक्त था कि आप चुनाव लड़ने के लिए जब तैयारी कर रहे थे, लोगों ने आपसे कहा कि निर्दलीय लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। शायद 2000 का वक्त था। हाँ, 2000। तो आपको बड़े संघर्षों के साथ राजनीति में एंट्री हुई, आने का मौका मिला। पर कई लोगों को देखिए थाल पे सजा सजाया मिल रहा है, राजा है, पुत्र भी राजा बन रहे हैं, बेटियां भी चुनावी मैदान में, परिवार का परिवार उतरा हुआ है। तो समाज को क्या क्या जरूरत है, संघर्षों से निकले नेता या परिवार से निकलकर सीधे गद्दी से गद्दी पे बैठने वाले नेता? देखिए, देहाती कहावत है ये कभी कभी शर्म भी शर्मा जाती है, शर्म को भी शर्म आता है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेता को शर्म नाम का कोई चीज नहीं है, नैतिकता का कोई चीज नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं। आज क्या संदेश जा रहा है लालू जी का? लालू जी जब चारा घोटाला में, याद कीजिए, जब चारा घोटाला में उन पर आरोप सिद्ध हुआ तो किसी पर भरोसा नहीं किए। उपज नेता कहने वाले लालू यादव जब सत्ता मिली तब पत्नी पर भरोसा किया। राजद में क्या उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे? मतलब जो राजनीति में संघर्षों से आए हो, राजद में कुछ एक्टिव हो, मतलब पत्नी को ही देना था, ये तय था। वही तो बताए कि रामचंद्र पूर्वे, जगतानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उस समय में पंडित रघुनाथ झा, कई सरीखे नेता थे जो सीएम का कुर्सी को सुशोभित करते, सीएम पद चलाते, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं किए लालू यादव। अपने पत्नी, अनपढ़ पत्नी पर भरोसा किए। आज देख रहे हैं उनके पुत्र डिप्टी सीएम नेता हैं, एक पुत्र अभी विधायक हैं, और फिर दोनों बेटी मीसा भारती तो कौन, निशा रोहिणी आचार्य, रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई हैं, अभी चुनाव लड़ रही हैं, और एक 5वीं की चौथी बेटी भी लाइन में है। अच्छा, अभी और एक तैयारी? हाँ, एक तैयारी में है। अच्छा, उनका भी कभी कभी चल रहा है। तो यह क्या साबित करता है? राजनीति में आकर अपने सुख सुविधा के लिए और राजनीति में अपने परिवार को बढ़ावा देना, वैसे नेता के नेतृत्व में आज देश शर्मसार हो गई है। ऐसे तो कोई भी संघर्ष करना ही छोड़ देगा। लोगों को लगेगा कि राजनीति में तो भाई परिवार के लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम संघर्ष करें? हम तो लोगों के लिए उम्मीद करते हैं कि मोदी जी परिवारवाद के राजनीति करने वाले नेताओं को निश्चित तौर पर एक ऐसा कानून देश में बनाना चाहिए कि परिवारवाद मिटे। लेकिन बीजेपी ने आपको कैसे खोज लिया? बीजेपी को कैसे पता लग गया कि भाई ये युवा लड़का है और झोला टांग के चलता है, लोगों के पास जाता है और कहता है कि हमें 10-20 का चंदा दो और हम तुम्हारे लिए काम करेंगे और तुम चाहोगे तो चुनाव लड़ेंगे? तो बीजेपी ऐसे लोगों तक कैसे पहुंच गई और फिर बीजेपी में आप कैसे आ गए? देखिए, हम तो आज आभार प्रकट करते हैं अपने लोकप्रिय सांसद राधा मोहन सिंह जी का, जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के प्रभारी भी रहे, और हमें सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय सांसद भी हैं। उन्होंने 2004 में हम किसी कारण से एक जगह मुलाकात हो गए, उन्होंने हमको अलग हटाकर समझाया था कि जहां आप हैं वहां भटकाव की स्थिति है, आगे नहीं बढ़ पाइएगा, आप में टैलेंट है, आप मेहनती हैं, आप भाजपा में आ जाइए और भाजपा आपको मान सम्मान देगी। तो हम उनके बात पर भरोसा किए और मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे देश के जाने माने नेत्री
स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी नहीं है। 2000 की लोकसभा चुनाव में जब उनका कार्यक्रम मोतिहारी के धरती जिला स्कूल के मैदान में लगा था, तो हमने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब 3 या 4 बैठक में भाग लिए, तो एकाएक ऐसा लगा, अरे हम कहाँ सड़ रहे थे, वहां तो मेरा भविष्य नहीं था, मेरे माथे पर गलत जुनून था। जो भाजपा में 4 बैठकों के बाद जो शिष्टाचार, जो अनुशासन, जो देशभक्ति जो हमको सिखाया मिला बैठकों में, उसी समय से मेरी आंख खुली और भारतीय जनता पार्टी को मैं अपने माँ के रूप में माना। और फिर 2005 में वहीं राधा मोहन सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, सिंबल ले गए और उस समय में कुछ पैसे दिए। मेरे पास पैसा था नहीं और मैंने नामांकन भरा, 2005 का चुनाव लड़ा भारी मत से, 28,000 मत से उस समय हम चुनाव जीते। और लगातार आज हम 4थी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। क्या बात है। कहते हैं कि बीजेपी संघर्षों वाले नेताओं को, कद्दावर नेताओं को, जमीन से जुड़े नेताओं को चिराग लेकर खोजती है, और उसके सीधे उदाहरण आप हैं कि आपको भी बीजेपी ने चिराग लेकर खोजा है। और यही देखिए, बीजेपी में हमने जब जब देखा है कि कई ऐसे नेतृत्व बीजेपी ने खोजे हैं पूरे देश के अंदर कि लोग उदाहरण देते हैं कि ना तो यहाँ परिवारवाद है और ना ही यहाँ पैसावाद है, यहाँ सिर्फ वो राजनीति है जो लोगों के लिए करने वाली राजनीति है, जो सेवा भाव वाली राजनीति है, जो राष्ट्रभक्ति वाली राजनीति है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी निकाल कर लाती है और नेतृत्व देती है। कृष्णनंदन जी, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली और एक लंबा वक्त आपने पार्टी में काम किया और उसके तमाम अनुभव भी आप लगातार हमसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के साथ कैसा अनुभव रहा? बिहार का एक ऐसा युवा जो लंबे वक्त से राजनीति में था, लेकिन जब वो मोदी जी से मिलता, जिसको दुनिया का बड़ा नेता मानते हैं लोग, कहते हैं मोदी जी मतलब वर्ल्ड लीडर, उनसे मिलके कैसा अनुभव रहा, क्या लगा आप? ऐसा दौर मेरे जीवन में आया कि जब विधानसभा चुनाव का दौर था, अच्छा, मेरे जिला के में आए थे, गांधी मैदान में उनकी कार्यक्रम हुई, तो विधायकों की कतार में लगाया गया। 4-5 हम विधायक थे, कतार में लगाया गया और यह कहा गया कि मोदी जी आप लोगों से मिलेंगे। अच्छा, तो लगता था कि ये जो कहने वाला व्यक्ति है यह सच नहीं बोल रहा है, यह मोदी जी कैसे मिलेंगे हम लोगों से, यह तो माने असंभव है। नहीं, कतार में गुलदस्ता लिए हुए, मन में सजाए हुए, ये मोदी जी एक शब्द बात कर लेते तो मेरा जीवन धन हो जाता। इस तरह की उम्मीद लिए हुए हम लोग खड़े थे। हम फर्स्ट के दूसर के लाइन में खड़े थे। अच्छा, मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतरे, मोदी जी मंच पर चढ़े, जनता को अभिवादन किए और सीधा विधायकों की तरफ मुड़े। अच्छा, जहां हम लोग लाइन में थे, फर्स्ट वाले से मिले और सेकेंड में हम खड़े थे, तो उन्होंने हाथ बढ़ाया और मैंने भी हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाए, मोदी जी ने आगे बढ़ाया। और यह शब्द मुझे आज भी माने मेरे दिमाग में दौड़ते रहता है, जब बड़ी अच्छे मधुर स्वर में बोले, कैसे हैं? हम कहे जी सर अच्छे हैं। तो हौसला के साथ लड़ो, उम्मीदवार भी थे हम लोग। अच्छा, हौसला के साथ लड़ो, जीतना है चुनाव। फिर कहकर 3 शब्द कहकर आगे बढ़े। मैं उस रात को खुशी में सो नहीं पाया। क्या जब नींद, जब कभी आंख अथी हो गया, फिर आते जब मोदी जी कह रहे हैं कि क्या हाल है, अच्छा, हौसला से लड़ो। और देखिए, चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो है 400 पार का। यानी इस बार हमको अपने 400 सांसद जितवाने हैं और इन 400 सांसदों के जरिए हम कई बड़े काम देश में करने वाले हैं।
देश के साथ बिहार की भी तरक्की होगी। लेकिन कई लोग इस तरह का, विपक्ष आपका जो है वो ये कह रहा है कि आप लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, आप लोग संविधान को बदल देंगे। जब आप इस तरह की बात विपक्ष की सुन रहे होते हैं, तो मतलब क्या मन में आता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं लोग, आता होगा? अर्पिता जी, आपने दो सवाल किया। जी। एक प्रथम सवाल हुआ कि हम लोग कहते हैं 400 पार, और दूसरा आपने सवाल किया आरक्षण का। तो मैं दोनों सवाल का जवाब बारी बारी से उसका उत्तर देना जी चाहता बिल्कुल। हूं। आज भारत के आम आवाम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, पुरुष, सबों ने मन बना लिया है कि 400 पार कराना ही है। अच्छा। और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। इस सबों ने मन बना लिया है। जब हम गांवों के अंदर अब चुनाव में घूम रहे हैं, तो एक बाजार में गए हम, जो जहाँ सब्जी उब्जी बिकता है ना, तो वहाँ ऐसा शब्द हम सुने, एक सब्जी वाला कह रहा है दूसरे सब्जी वाला से, अरे भाई 400 पार करना है। अच्छा। तो वो सब्जी वाला कहता है हाँ अब की बार 400 पार। क्या बात है? पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में, सारे आम आवाम जनता के मुंह से सुन रहे हैं 400 पार। अच्छा, इन्हीं लोगों को जो डर दिखा रहे कुछ लोग कि देखिए 400 पार हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान देखिए, आरक्षण खत्म करने की बात ये विरोधियों को सोची समझी साजिश है। साजिश कर। मैं भी अनुसूचित जाति से आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मैं बाखूबी समझ सकता हूँ। कभी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी यार भारत देश के कोई नेता ने आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही। वह आरक्षण के पक्ष में बोले, और मुझे विश्वास है ये मोदी जी के जीते जी उनके नेतृत्व में आरक्षण कबो खत्म नहीं होगा। दलितों पिछड़ों को मिलता रहेगा। दलितों पिछड़ों के मसीहा के रूप में मोदी जी हैं। अब पिछड़ों की बात लोग करते हैं ना, तथा कथित बिहार की राजद की पार्टी लालू यादव कहते हैं पिछड़ों। याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर सही माने में पिछड़ों के नेता थे। पिछड़ों के हक हुकूक के लिए लड़ते थे। पिछड़े वर्ग में पैदा लेकर हमेशा पिछड़ों की बात करते थे, शिक्षा में, सब में। और कर्पूरी ठाकुर जी को लोगों ने क्या क्या गाली से, शब्द से नवाजा था। केवल पिछड़ों के उत्थान के लिए जब मुद्दा उठाए थे तो लोगों ने गाली दिया। और वैसे पिछड़े नेता वर्ग के नेता को पूर्व की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का उपाधि नहीं दी। लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं, देश आभार प्रकट करता है, और बिहार की जनमानस मोदी जी का नेतृत्व का आभार प्रकट करती है बिहार की, कि मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता को भारत रत्न का उपाधि देकर आज पिछड़े वर्गों को दिखा दिया। अरे मोदी जी तो धन है। जब बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी जब बिहार के राज्यपाल बनाए गए, तो हम उस समय में अनुसूचित जाति में ऐसा लगा था कि मोदी जी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बिहार का राज्यपाल बना दिए। देखिए, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने बिहार में दलितों की लड़ाई लड़ी, बहुत काम किया, लेकिन कभी उनको भारत रत्न के लिए कांग्रेस के दौर में नहीं पूछा गया। जबकि कांग्रेस के नेहरू जी जीवित रहते उनको भारत रत्न मिला, इंदिरा गांधी जी को भी मिल गया। मतलब कांग्रेस में राजीव गांधी जी भी नहीं छूटे, उनको भी भारत रत्न मिला, इन सबको मिला। लेकिन जो बिहार में लड़ाई लड़े, जिन्होंने असल में जमीन में काम किया, उनको मोदी जी ने भारत रत्न दिया। इतना ही नहीं, बाबू जगजीवन राम की चर्चा आप कर रही हैं। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के ही नेता थे और कदावर नेता थे। देश के अनुसूचित जाति के हक हुकूक के लड़ने के लिए काफी रात दिन अपना समय गंवाते थे, और उनके दिमाग में अनुसूचित जाति गरीब लोगों के लिए एक जगह थी। और
कब्बो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किसी शीर्ष पद पर जगजीवन राम को बैठाने के लिए नहीं सोची। एक दौर चला था कि देश की जनता ने मांग किया था कि प्रधानमंत्री जगजीवन राम को बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री तो बनाना दूर, आप कह रही हैं कि भारत रत्न की उपाधि। अब राजीव गांधी को भारत रत्न की उपाधि, इंदिरा गांधी को, उनके परिवार में कई एक लोगों को, लेकिन कांग्रेसी कभी मांग नहीं किया कि बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न की उपाधि दिया जाए। जो व्यक्ति लायक है, जिसको सच में भारत रत्न मिलना चाहिए था, मोदी जी वो कांग्रेस से भी ढूंढ कर लाए और कांग्रेस के भी उस व्यक्ति को सम्मानित किया जिसने सच में काम किया। निश्चित। अरे मोदी जी तो ऐसे जोहरी हैं जो हीरा अगर 400 फीट नीचे पताल में है तो उसको मोदी जी उसको ढूंढ निकाल कर ले आके मानचित्र पर। कांग्रेस सपना ही देखती रहेगी और कहती रहेगी कि हमारा सपना था भारत रत्न देना, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो या बाबूराव जगजीवन राम की बात हो, लेकिन वो सारे सपने मोदी जी पूरा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि अनुसूचित जाति के नाम पर, दलितों के नाम पर बरसों बरस शासन चलाई, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग को देखी नहीं। आप इतना ही नहीं, अरे अंबेडकर जी जो भारत, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान का निर्माण करता है, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने अंबेडकर जी को हरा दिया। एक बार नहीं, दो बार। दलित हमेशा विरोधी रही है कांग्रेस पार्टी और डपरसंखी नीति अपनाकर घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया है। बिल्कुल, जिस तरह से मोदी जी के चौकीदार के रूप में तमाम बातें रख रहे हैं, मोदी जी के परिवार का आप हिस्सा हैं। बिहार में आप उस समाज का भी नेतृत्व कर रहे हैं जिसे एक वक्त बहुत बुरा दौर भी देखना पड़ा था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी चीज़ें उनके जीवन में बदली हैं। 2047 तक की अगर हम बात करें तो मोदी जी की जो गारंटी है, अगर उनके गारंटर के तौर पर हम आपसे जानना चाहें कि आपका जो पासवान समाज है या पिछड़ों का जो समाज है, इन सब के लिए क्या आपको लगता है कि 2047 तक का जो आप लोग मिशन विजन लेकर चल रहे हैं, मोदी जी जो लेकर चल रहे हैं, क्या बड़ा बदलाव देख रहे हैं, क्या बड़ी तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए, मोदी जी 2047 तक का जो फिगर हम देख रहे हैं, वह फिगर साफ दिखाई देता है कि हमारा देश भारत अर्थव्यवस्था में, ताकत में, सब में नंबर 1 आएगा देश। मोदी जी का मिशन है और मिशन पर चलकर गारंटी पूरा करेंगे। दूसरी बात है कि हम जिस वर्ग से आते हैं, खासकर पासवान जाति से, तो आप देखिए, नजर दौड़ा कर पता भी कीजिए, समाज के अंदर पासवान जाति जो है ना, उस जाति में देशभक्ति का भावना ज्यादा रहता है। जब किसी ने चुना कि इस धरती पर कौन जात सबसे वफादार है, आज सबसे ज्यादा लड़ाकू व लठैत है, हमको रक्षा कर सकता है, तो चुनने में पासवान जाति को चुना था लोग, जिसको चौकीदार बनाया। और चौकीदार को कोई गोली या हथियार नहीं, केवल लाठी धराया गया। और पासवान जाति वफादारी के साथ चौकीदारी किया। वही चौकीदार मोदी जी के, हम लोग चौकीदार हैं पासवान जाति के लोग। क्या बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में वफादारी भी निभाएंगे, रक्षा भी करेंगे। और मोदी जी से जो उम्मीद है कि 47 तक हमारा देश दुनिया के मानचित्र पर चमकता दमकता रहे, वह मोदी जी की गारंटी के साथ उसको पूरा करेंगे। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 370 धारा हो, 3 तलाक का मामला हो, महिला सशक्तिकरण आरक्षण हो, यह कम बड़ी बात है। किसी ने कहा करता था, अरे भाजपाई तो कहता है कि राम मंदिर बनाएंगे, राम लला लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तारीख का भी घोषणा किए, राम लला को लाए भी और मंदिर भी बना। जम्मू कश्मीर की 370 धारा की बात करते थे, वहां कहता कि 370 धारा छू कर देख ले, खून की नदी बह जाएगी।
तो खून की नदी क्या बांध, किसी ने नाखूनों नहीं कटा पाया। तो मोदी जी हैं, सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी हैं तो मुमकिन है। और 200 माने 2047 तक देश हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे नंबर 1 और दुनिया का आर्थिक अर्थव्यवस्था में 1 नंबर मजबूत और सबसे ताकतवर देशों को उभरेगा। पासवान जी, एक बड़ा विवादित सवाल भी है, बड़ा चर्चा आजकल लोग कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस में ये कहा जा रहा है खास तौर पर चुनाव के वक्त में कि जो संसाधन है देश का, उस पर पहला हक मुसलमान का है। मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था जब वो देश के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, 2006 की बात है मुझे लगता है। अगर देश में यही पद्धति कांग्रेस अपनाती रही तो क्या पिछड़ों का, वंचितों का हक मारने की बात कांग्रेस कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जब मुसलमानों का प्रथम अधिकार है, मनमोहन सिंह बोले थे, तो मनमोहन सिंह और उनके नेता सोनिया गांधी और लोग भूल गए थे कि जो अति पिछड़ा, जो अनुसूचित जाति के लोग, तो आज घर नहीं है रहने के लिए, छप्पर नहीं है, और ऐसे लोग जो भूखों तड़पता है, अन्न नहीं मिल पाता है 2 टाइम खाने के लिए, दवा के अभाव में उनका रोगी मर जाता है, तो वैसे बहुसंख्यक समुदाय की चर्चा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की चर्चा की, ये संसाधन पर उसका हक है, वो भी तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए। तो आज कांग्रेस पार्टी का यही काम है कि आज देश के अंदर हास्यास्पद स्थिति में है। न कांग्रेस के पास कोई नेता है, न कोई नीति है। कांग्रेस तो मृत प्राय लगभग अपने इति में जा रही है। कांग्रेस का नामो निशान अगर ऐसा रवैया रहा, ऐसा सोच रहा, तो आने वाले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी मिट जाएगी। चलिए, आप चुनाव के वक्त में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। अब देखते हैं कि जनता और आगे क्या तय करेगी, लेकिन चुनाव के समय में युवाओं की बात भी जरूरी है। देखिए, युवा वोटर आया है मतदान करने के लिए। अगर हम किसी युवा को संदेश देना चाहें कि भाई आजकल के जितने भी 18 साल के लड़के लड़कियां हैं, कार्ड बन गया है वोट डालने का, पर सोच रहे हैं कि डालें कि नहीं डालें, क्यों डालें, तो ज़रा आप बताइए कि क्यों उनको वोट डालना चाहिए, ज़रूरी क्यों है इतना मतदान? देखिए, हमारे देश की युवा जी, युवाओं में जज्बा भी है, जुनून भी है, और मोदी जी पर भरोसा भी है। मोदी जी जो गारंटी कर रहे हैं कि इस बार जो हमारी सरकार बनेगी, हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवा शक्ति बढ़ाएंगे, युवाओं की भागीदारी होगी, उस पर युवा हमारे विश्वास बने करके और एक माथे दिमाग में जुनून पैदा करके मोदी जी के पक्ष में नेतृत्व मत देने के लिए तैयार है। चलिए सर, आज की चर्चा में, आज की पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा। बहुत कीमती वक्त आपने बिजी शेड्यूल से निकाला है और एकदम अंदर की बातें आपने बताई, बड़ी मार्मिक बातें बताई। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए दर्शकों, आपसे विदा लेते हैं, इजाजत लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी।